सभी दोस्तों को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम और आज फिर लेकर हाजिर हूँ अपना वही प्रोग्राम फोर्थ व्यू, यानी दुनिया के प्रति मेरा चौथा नज़रिया। आज उसी चौथे नज़रिए के मुताबिक मैं आपसे पुराने अंदाज में गुफ्तगू करने वाला हूँ और मैं दुनिया की वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, रहस्य और राज खोलने की कोशिश करूँगा जिन्हें मेरे ख़्याल से बहुत बढ़ा चढ़ा कर भी पेश किया जाता है और कुछ ऐसे भी भविष्यवाणियाँ हैं जो सच हो रही हैं। आखिर उनके सच होने के पीछे की कहानी क्या है। यानी मैं सिम्पसन कार्टून की बात करूँगा कि उन्होंने अभी क्या दिखाया, कैसे वो जो है उनकी भविष्यवाणियाँ, प्रेडिक्शंस और उनके बनाई गई जो तस्वीरें हैं वो कैसे वर्ल्ड से मैच करती हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना, क्योंकि इससे वो क्या क्या मकसद हासिल करते हैं ये भी हमको समझ में आएगा। दोस्तों, ये सिम्पसन कार्टून जो हैं वो अपनी सीरीज़ बनाते हैं और 10 साल, 15 साल या 5 साल पहले उसको रिलीज़ कर देते हैं और फिर दुनिया में उसी तरह की जो वाक़यात हैं वो होते हैं, बल्कि हूबहू कैरेक्टर भी होते हैं, तारीख़ भी होती है और आपको गेटअप और कपड़े तक जो है वो मैच करते हैं। दोस्तों, क्या ये कोई जादू है या फिर कोई ज्योतिष विज्ञान है या फिर क्या है ये? कैसे इनको पता चल जाता है कि आने वाली घटनाएं कैसे घटती हैं? हमें इसे रहस्य को समझने के लिए पहले तो हमको एक लॉजिकल माइंड डेवलप करना होगा और हमें दुनिया की सच्चाई को तस्लीम करना होगा। ये सच्चाई तस्लीम की बात जब मैं करूँ आपसे, तो इससे पहले ज़रूरी है कि मैं आपके लिए एक शेर अर्ज करता हूँ और उसके बाद फिर अपनी बात को मुकम्मल करूँगा। अब कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ मैं जहाँ हूँ वहाँ नहीं हूँ मैं। कौन आवाज़ दे रहा है मुझे, कोई कह दे यहाँ नहीं हूँ मैं। आज चौथे नज़रिए में मैं बिल्कुल अलग अंदाज में आपसे बात करने वाला हूँ और याद रखिएगा कि मैं एक एक चीज़ का सबूत और एविडेंस पेश करूँगा जो कुछ दुनिया में होने वाला है। क्या होने वाला है, यानी फ़लस्तीन पर इजराइलियों का प्लान क्या है और वो फिर वहाँ पर कैसे कैसे जो है यहाँ से जो इनका प्लान है और उस प्लान में क्या क्या है और उस प्लान में जो कुछ होगा कि नहीं होगा, इस पर हम बात करेंगे। मगर बिल्कुल उन्होंने इसकी एक तस्वीर खींच दी है और उस तस्वीर के मुताबिक ये चलने वाले हैं। दुनिया की वो अदृश्य सरकार कौन सी है जिस अदृश्य सरकार को ये कहा जाता है कि असल में विश्व सरकार यही है और ये सरकार जो है वो कैसे दुनिया को चला रही है और बाकी की जो सरकारें हैं वो आखिर इनके अधीन कैसे हैं। इस रहस्य को भी खोलने की कोशिश करूँगा। एक और बात इसमें करने वाला हूँ, वो बात ये है कि जो G20 जैसे समिट हैं, अगर ये बंद कमरे के अंदर होते हैं और उनकी कोई जो चंद बातें हैं वो डिक्लेयर की जाती हैं और रहस्यवादी बातों को छुपा लिया जाता है, इसमें एशिया पैसिफिक के लिए, कॉमनवेल्थ के लिए, यानी कि जो ब्रिटेन के पहले ग़ुलाम देश थे उनके लिए किस तरह के प्रावधान इन्होंने सोचे और प्लान किए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझना, ताकि आप समझ सको कि किसानों का मुद्दा क्या है, तुम्हारी ज़मीनों की आईडी क्या है और ज़मीन का संरक्षणवाद क्या है। ये बहुत इम्पोर्टेंट मैटर इसमें मैं शामिल करने वाला हूँ। हो सकता है दोस्तों मैं पहले ही बता के चलता हूँ कि ये एक एपिसोड में समेटना मुश्किल हो जाए, क्योंकि फिर मैं आऊँगा उस बात पे कि उन्होंने ट्रंप को लेके जो प्रेडिक्शन की थी वो सच होने वाली है कि नहीं, और फिर वो कौन कौन सी प्रेडिक्शन थी वो जो चूक जाते हैं। इन सब आज बिल्कुल खोल के रखूँगा रहस्य, एविडेंस और सबूत के साथ। देखिए, यहाँ अभी हम पहले शुरुआत करें कि जो सिम्पसन कार्टून ने कुछ ऐसी बातें तहलका खेज़ दुनिया में पहुंचाई हैं जिनको लोगों ने एक्सेप्ट भी किया है और अपनी आंखों से कुछ को होते भी देखा है और कुछ नहीं भी हो सकी। वो नहीं क्यों नहीं हो सकी, इस पर भी आना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने वो शेर कहा है। और जो होती हैं वो क्यों होती हैं ये भी आपको बताना ज़रूरी है। कौन लोग हैं जो अदृश्य सरकार में शामिल होते हैं, उस अदृश्य सरकार का, अदृश्य विश्व सरकार का और सिम्पसन कार्टून का आपस में मिक्सअप क्या है और कहाँ से इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, कैसे लोग काम करते हैं।
आज इस पर मेरे ख्याल से कोई बात नहीं करता कि ये काम कैसे करते हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरियाँ ज़रूर जो है वो पेश की जाती है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, मगर हम आज सच्चाई की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे पहले कि हम सच्चाई की तरफ बढ़ें तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि उन्होंने इवांका ट्रंप को 2028 में वापस लाने की प्रेडिक्शन भी कर रखी है और तारीख भी दे रखी है। 2022 में ट्रंप की डेथ हो जानी थी, जो उन्होंने डेथ दिखाई थी वो नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई, इस पर भी बात करेंगे, और फिर से वो कैसे इसका रिवीजन करते हैं और कैसे मैनिपुलेट करते हैं, इस पर भी बात करेंगे। दोस्तों, सिर्फ यहाँ तक कि ट्रंप 24 में वापस आ रहा है और एक बार फिर वो मर जाता है, उसकी गाड़ी का नंबर 313 होता है, इसके पीछे का क्या लॉजिक हो सकता है कि ये नंबर तक, गाड़ी तक, ये सब कुछ अरेंज कर देते हैं। दोस्तों, आज सबसे पहले आपको ये मानना पड़ेगा, ये तस्लीम करना पड़ेगा कि ये दुनिया चलती कैसे है। शायद आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। जो नहीं जानते उनके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप अपने इलाके में थोड़ा बहुत पैसा कमाने लगते हैं, थोड़ी बहुत फेमस आपको मिलनी शुरू हो जाती है, तो जो उस इलाके के ऑफिसर्स हैं और जो उस इलाके के बदमाश हैं या उस जगलर्स टाइप के लोग हैं, वो आपको टारगेट करना शुरू कर देते हैं। और जब आप शहर के बड़े व्यापारियों में शामिल हो जाते हैं तो आपसे वसूली भी शुरू हो जाती है, या फिर आपको उनकी शरायत, उनकी बातें, बहुत कुछ दबाव। आपको लगता है कि आपके पास बहुत पैसे हैं, आप अकेले जो है आगे चल के अपने कारोबार को, अपने सिस्टम को या अपनी इच्छाओं को या अपने संगठन को चला लोगे, मगर ये सच नहीं है, क्योंकि उस इलाके के जो ताकतवर लोग हैं वो आपको घेर लेते हैं और फिर आपको चाहे अनचाहे उनकी शरायत माननी पड़ती है। ये बात सिर्फ आपके शहर पर लागू नहीं होती। जब मेट्रो में जाते हैं तो जो चुनिंदा लोग मेट्रो में होते हैं और फिर जो चुनिंदा लोग ऐसे लोगों को ट्रैप कर सकते हैं वो ट्रैप करते हैं। फिर यही बात स्टेट लेवल पर आती है, देश पर आती है और फिर दुनिया में चली जाती है। यानी कोई अगर बहुत बड़ा सिंगर बन जाता है, कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन जाता है, कोई बहुत बड़ा जो है पॉलिटिशियन बन जाता है और वो ट्रैप से बचा रहता है, ये सोचना मेरे ख्याल से तर्क संगत नहीं है। नीचे से ऊपर तक जिस तरह की सीटें मौजूद हैं, अवेलेबिलिटी दुनिया में मौजूद है, यानी चाहे वो फाइनेंशियल स्टेज पे हो या फिर आर्टिस्ट के स्टेज पर हो या फिर पॉलिटिशियंस के स्टेज पर हो, ये सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल ट्रैप में आती चली जाती है और इनकी घेराबंदी करके फिर अपनी मर्जी से इनको भी कुछ फ्रीडम दी जाती है, मगर हर जगह पर उस लेवल के क्रिमिनल्स, उस जगह के पॉलिटिशियंस, उस लेवल के जो ऑफिसर्स या संगठन मौजूद हैं जो इनको अपनी ताकत के ज़रिए कंट्रोल करते हैं, और ये ताकत बढ़ती चली जाती है और एक सेंटर पॉइंट पर आकर ठहर जाती है। और वो जो सेंटर पॉइंट है वो पिछले 500 सालों से लगातार दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। मगर मैंने अपनी शुरुआत की थी वो कहानियाँ बताने से कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की दुनिया, बड़ी किताबें इस पर लिखी गई कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की दुनिया, मगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की दुनिया में जो संगठन बना, वो संगठन एक ऐसा था जिसे मैं अदृश्य सरकार, विश्व की अदृश्य सरकार जो क्या क्या काम कर रही है, इस पर भी आता हूँ। पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आखिर वो कौन सा संगठन है और वो क्या करता है। पहले ये रिपोर्ट देखें। बिल्डरबर्ग समूह के अध्यक्षों की सूची और उनका कार्यकाल इस प्रकार है। प्रिंस बेनहॉर्ड ऑफ द नीदरलैंड्स, बिल्डरबर्ग समूह के संस्थापक, उन्होंने 22 वर्षों तक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। एलेक डगलस होम, ब्रिटिश राजनीतिज्ञ, उन्होंने 5 वर्षों तक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वाल्टर हसलबर्ग, नेटो के पूर्व महासचिव, उन्होंने 3 वर्षों तक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। एंटोनियो लापेसा, स्पेनिश राजनीतिज्ञ, उन्होंने 5 वर्षों तक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। एरिक वॉन सैकर, जर्मन भौतिक विज्ञानी, उन्होंने 2 वर्षों तक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। पीटर कारिंगटन, ब्रिटिश राजनीतिज्ञ, उन्होंने 8 वर्षों तक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। विंसेंट डेक्लो, बेल्जियम राजनीतिज्ञ, उन्होंने 3 वर्षों तक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। एटिने डे विग्नन, फ्रांसीसी राजनीतिज्ञ, उन्होंने 3 वर्षों तक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। जोआओ क्रेविहो, पुर्तगाली राजनीतिज्ञ, उन्होंने 5 वर्षों तक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। हेनरी किसिंजर, अमेरिकी राजनयिक, उन्होंने 2 वर्षों तक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।
फ्रांज सैकर, जर्मन राजनीतिज्ञ, उन्होंने 3 वर्षों तक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। इंद्र कुमार गुप्ता, भारतीय मूल के ब्रिटिश व्यवसाय, उन्होंने 3 वर्षों तक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। मैरी जोजी जेकब्स, लग्जमबर्ग के राजनीतिज्ञ, वे 2018 से अध्यक्ष हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बिल्डरबर्ग समूह एक गुप्त संगठन नहीं है, लेकिन इसकी बैठकें बंद दरवाजों के पीछे आयोजित की जाती हैं। बैठकों में क्या चर्चा होती है, ये सार्वजनिक नहीं होता है। दोस्तों, जैसे कि आपने अभी ये बात देखी और महसूस भी की कि ये संगठन कौन है, इसमें 120 से 150 वो बड़े लोग दुनिया भर के शामिल होते हैं। 1954 से इसकी शुरुआत होती है, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब दुनिया संभलने लगी तो फिर इसको कैसे पूरे विश्व को कंट्रोल करना है, कहाँ कहाँ पर जो है किस प्रधानमंत्री को लाना है, किस नेता को लाना है, किसको कहाँ लाना है, ये कहा जाता है। इसके बारे में ये सच कितना है, झूठ कितना है, ये तो आप समझ लें, मगर ये संगठन है, इसकी वेबसाइट है और इसके रहस्य भरी बातों का कोई खुलासा नहीं होता। दुनिया के जो टॉप लोग होते हैं, 120 से 150 मेंबर इसके होते हैं और उनको बुलाया जाता है और बैठकर तय किया जाता है और ये माना जाता है कि ये लोग जो है अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए ये अपने अपने जगह पर बैठकर अपने अपने शोबे में काम करते हैं और इन काम को कम्युनिकेट करने के लिए जो इनके लीकीज होते हैं या इनसे कनेक्टेड लोग होते हैं, इनको जो फंड की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हर तरह के जो टॉप लोग हैं वो इनमें शामिल होते हैं, इसलिए इनको फंड की कोई दिक्कत नहीं होती, इनको ताकत की कोई दिक्कत नहीं होती। इसमें फ़ौज से लेकर और साइंटिस्ट तक इन्वॉल्व होते हैं, बैंकर से लेके और सोशल वर्कर, जर्नलिस्ट तक इसमें इन्वॉल्व किए जाते हैं। तो बेसिकली क्या है कि ये पूरा एक कंट्रोल सिस्टम है पूरे वर्ल्ड का और ये सहमति शायद मेरे आकलन में या मेरे खोज में जो कुछ निकलता है वो ये है कि ये लोग तय करते हैं कि हमें एशिया में क्या करना है, अफ्रीका में क्या करना है, रशिया के साथ क्या करना है, चाइना के साथ क्या करना है, यूरोप में क्या करना है। और इस संगठन का सीधा जो एक सूत्रीय एजेंडा है वो है अटलांटिकवाद में ये लोग यूरोप को जो है पूरी तरह से सर्वोपरि देखना चाहते हैं और पूरी दुनिया पर उसका राज भी देखना चाहते हैं। और ये लोग, ये संगठन, ये अदृश्य सरकार पूरे एक विश्व की सरकार भी हो, इसके लिए काम कर रहे हैं। पूंजीवाद के घोर समर्थक हैं और पूंजीवाद पूरी दुनिया में स्थापित करना चाहते हैं। नए एजेंडे में यही G20, G7, ये वो इनके जो मेंबर्स हैं वो बहुत ताकतवर होते हैं और वो इन सबको अपने एजेंडाज देते हैं। पर्यावरण से लेके सारी चीज़ों को वो एक प्लान के तहत जो है उसको किया जाता है। ये फिर कभी रही कि ये कैसे काम करता है, मगर कुल मिलाकर ये अदृश्य सरकार पूरे विश्व को कंट्रोल कर रही है। वो अलग बात है कि इसके बारे में जब आप खोजेंगे तो पता चलेगा कि कोई कहेगा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। कोई किसी से कम्युनिकेट ना भी करे, इसीलिए जो है एक जो सबूत है वो ये छोड़ते हैं। वो सबूत कैसे छोड़ते हैं? सिम्पसन कार्टून जो कुछ बनाता है उसके अलावा बहुत से संगठन काम कर रहे हैं और उनका आपस में कोऑर्डिनेशन होता है और फिर ये लोग तय करते हैं, ताकतवर लोग, कि हमें अगला राष्ट्रपति प्रधान कौन बनाना होगा उसके लिए, क्योंकि हर शोबे के लोग इनके पास शामिल होते हैं चीज़ों में। वो तय करते हैं कि उस वक्त इसकी ड्रेस कैसी होगी, क्यों होगी। अलबत्ता आपको तो दिखाई देता है कि ये आदमी था, ये अपना बिजनेस कर रहा था, ये चला आया, इसने इत्तफाकन ऐसी ड्रेस पहन ली होगी, जैसे कमला हैरिस जैसा इसने हार और बूंदे भी पहन लिए होंगे, ट्रम्प जैसे बाल भी इसके हो गए होंगे। ये किसी को भी जिस अपने गोल को सेट करते हैं उसको 20 साल 15 साल पहले इसको सेट करना शुरू करते हैं और उसकी बाकायदा जो है पिक्चरें बनाई जाती हैं। फिर वो कैसा दिखेगा, कैसा रहेगा, क्यों करेगा, कैसे करेगा, ये सब चीज़ें डिज़ाइन कर ली जाती है और फिर इनको आगे बढ़ाया जाता है। जब ये आगे बढ़ा रहे होते हैं तो फिर ये तय होता है कि जो ये करना चाहते हैं वो ये करते हैं और उससे करवाते हैं और फिर कहते हैं कि सिम्पसन कार्टून की भविष्यवाणी सच हुई। असल में वो भविष्यवाणी होती ही नहीं है, वो एक प्लान होता है और एक एक कदम, एक एक इंच नपा तुला प्लान होता है। उस प्लान को आप वो डिज़ाइन करते हैं
और फोटो के रूप में भी, कार्टून के रूप में भी और स्केच के रूप में भी, और फिर उसी के अकॉर्डिंग ये काम चलाया जाता है। बात बड़ी सीधी सी है दोस्तों। इन्होंने अभी जो 2024 में फिर से ट्रंप को की बात की है, अब ट्रंप को इन्होंने बेसिकली जो समझना चाहने की मैं कोशिश कर रहा हूँ वो क्या है, ये लोग जब चीन को लेकर प्रिडिक्शन नहीं करते हैं सिम्पसन कार्टून, और करते हैं तो आधी अधूरी इधर उधर की करते हैं, जो एक कॉमन इन्फॉर्मेशन होती है, कॉमन इन्फॉर्मेशन ही चाइना की छाप पाते हैं। रशिया के बारे में जो कॉमन इन्फॉर्मेशन सबको पता होती है उतनी ही ये कार्टून में दिखा पाते हैं। ये अमेरिका, ब्रिटेन, एशिया, इस तमाम इलाके की प्रिडिक्शंस जो है वो करते हैं। इन्होंने एक बहुत ही ख़तरनाक प्रिडिक्शन की है, और वो प्रिडिक्शन जो है इन्होंने की है भारत द्वारा पाकिस्तान पर परमाणु हमले की। वो होगा कि नहीं। थर्ड वर्ल्ड वॉर 2024 में इन्होंने पूरी तरह से उसकी प्रिडिक्शन कर रखी है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, और थर्ड वर्ल्ड वॉर में क्या क्या हो जाएगा ये भी इन्होंने वाज़ेह कर रखी है। मगर ये थर्ड वर्ल्ड वॉर कैसे होगा कि नहीं होगा, इस पर मैं बात करूंगा। चाइना और रशिया को क्यों नहीं दिखा पाते, इस पर भी मैं बात करूंगा। क्योंकि चाइना और रशिया की अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि चाइना और रशिया वो किस तरीके से इन सब संगठनों के बारे में जानते हैं, और इनकी इन इन्फॉर्मेशंस को, इनके सिम्पसन कार्टून को, इस संगठन की लीकेज को रशिया और चाइना ने क्रैक किया। और इन्होंने पिछले 20 सालों में जितने प्लान बनाए, जितने प्रोग्राम बनाए, उनको उसी प्रोग्राम के साथ छेड़खानी न करते हुए अपने हितों में चाइना ने और रशिया ने क्रैक कर लिया। क्योंकि इन्होंने जो दिखाया था वो क्या था, वो देखो पहले। ये कार्टून सीरीज 2024 में अमेरिका सहित रूस, चीन और एशिया में आर्थिक मंदी की घोषणा करते हैं और अमेरिका की इकोनॉमी कोलैप्स करने का दावा करती है। फिर 2024 में डोनाल्ड ट्रंप के फिर से राष्ट्रपति बनने का दावा भी करती है। मगर तब पिछले कार्यकाल में ही ट्रंप की मृत्यु का दृश्य भी इस कार्टून सीरीज में दिखाया था, जो कि सच साबित नहीं हुआ। क्या यह अपने ऐसे प्लान को अगले ट्रंप के कार्यकाल में अंजाम देकर घटना को सत्य साबित करने की कोशिश कर सकते हैं? देखिए, यानी इनके अकॉर्डिंग अमेरिका में रिसेशन, अमेरिका के साथ साथ में भारत में रिसेशन, पाकिस्तान में रिसेशन, चाइना भी रिसेशन का शिकार होने वाली थी, और रशिया भी जो है पूरी दुनिया में कोविड के बाद रिसेशन आकर इनकी इकोनॉमी तबाह हो जानी थी, भूख से लोग मर जाने थे। मगर ये हो नहीं पाया। अमेरिका का जो रिसेशन है अब उसको रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं 2024 में। हालांकि 2023 की ये प्रेडिक्शन थी कि 2023 से 24 के बीच में अमेरिका पूरे रिसेशन का शिकार हो जाएगा, अफरा तफरी मच जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये जो इन्होंने कहानी आपको बताई थी, दरअसल ये वो अब उन्होंने प्लान किया था, मगर उसी प्लान को जानते हुए इनके एक एक स्केच, एक एक फोटो को चाइना, रशिया ने बारीकी से रीड किया, मुताला किया और इनके प्लान को क्रैक किया। अपनी इन्फॉर्मेशन, अपने एजेंट्स को उसी तरीके से फैलाया और इनकी लीकेज को इकट्ठा करके इनका हर हथियार इन पर उल्टा कर दिया, क्योंकि उन्हें ये अदृश्य सरकार को ख़त्म करना है, और ये अदृश्य सरकार ही ख़त्म होगी और ये सिम्पसन कार्टून का नेटवर्क की इंफॉर्मेशन और इनका जो प्लान बनाया जाता है गुरूर और घमंड में, उसको ख़त्म किए बगैर वो जानते हैं कि हम ब्याज का, बैंकिंग का निज़ाम ख़त्म नहीं कर सकते, और जब तक हम बैंकिंग का, ब्याज का निज़ाम ख़त्म नहीं कर सकते तब तक हम इस दुनिया को पूंजीवाद के घोर शैतान से नहीं बचा सकते। इस पर रशिया और चाइना काम कर रही है। दो देश एक तरफ है और बाकी पूरी दुनिया इनके जाल में फंसी है। वो इनको महान देवता मानती है, महान मानवतावादी मानती है, महान क्रिएटिव मानती है, जबकि मैं भी इनको एक बकवास और शैतान के सिवा कुछ नहीं मानता। अब जो आपके लिए सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ें हैं, ये चीज़ें बहुत पहले से की हुई है। रशिया ने बहुत पहले एआई बना लिया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत पहले बना लिया था। चाइना भी इस पर काम कर रहा था। रशिया के पास ये 1988 से मौजूद है, मैं इसका गवाह हूँ। मगर उन्होंने कभी मानव रोजगार छीनने की कोशिश भी नहीं की और पहल भी नहीं की। कंपटीशन में आना है, इनके प्लान को काउंटर करना है, वो मुद्दे अलग हो जाते हैं। ये अब क्या करने जा रहे हैं वो देखिए रिपोर्ट।
इस कार्टून सीरीज में ये भी दिखाया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाली 24 के बाद की दुनिया में अपना प्रभुत्व कायम कर लेगी। यहाँ तक कि सभी कंपनियां अपने वकों को निकालकर बाहर कर देगी। लोगों के देखने और चलने के तमाम तरीके बदल जाएंगे। सब कुछ एआई के कंट्रोल में होगा और दुनिया में बेरोजगारी एक बड़ी महामारी बनकर फैल जाएगी। दोस्तों, जिस तरीके से आपने देखा अब 2024 से एआई का इतना बड़ा प्रकोप होगा कि हर सिस्टम जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने लगेगा, जो कि चलने लगा है। यानी मशीनें जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चल रही हैं। जो आपके कंप्यूटर, मोबाइल, ये सारी चीज़ों पर आपका आधी दुनिया सिमट कर आ गई है। उसके अलावा अब फूड प्रोडक्शन के अलावा फूड प्रोडक्शन खेतों में भी मशीनें एआई पे, आपके ट्रैक्टर खुद जाएंगे, जाकर जो है वो खेत में अपना काम करेंगे, करके फिर वापस आ जाएंगे। वो कंपनियों के इक्विपमेंट होंगे। जैसे आप महंगी गाड़ियाँ आज खरीदते हैं, आप उनमें से चाबी निकालते हैं, चाबी निकाल कर चले जाते हैं, गाड़ी खुद ब खुद स्टार्ट होती है। फिर जहाँ से वो आई है वो उसी हिसाब से जहाँ पार्किंग में जगह होती है उस पार्किंग में जाके लग जाती है। दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और सड़क के ऊपर वो वाहन चल रहे हैं आज की तारीख में, जो खुद ब खुद अपना रास्ता देखते हैं, लोगों को बचाते हैं, इंडिकेटर देते हैं, अपने रास्ते से चले जाते हैं। अगर ये सारी मशीनें फार्मिंग से लेके, उद्योग जगत से लेके, डाटा एंट्री से लेके, बैंकिंग से लेके, हर सेक्टर में ऑटोमेटिकली सब काम होने लगेगा, तो ये जो हमारे पास इंसानों का समंदर है, ये रोटी कहाँ से खाएगा? क्या आपकी सरकारें इसका विजन रख सकती हैं? क्या आपकी सरकारें ये सब चीज़ कंट्रोल करने की हैसियत रखती हैं? क्या आपकी ज़िंदगी, आपके पेट, आपकी भूख को बचाने के लिए? क्योंकि ये समझिएगा कि जब बड़ी कंपनियां, बड़े लोग जब कोई काम करते हैं तो वो 2 से 3 से 5 साल तक अपने लॉस, अपने नुकसान को भी डिज़ाइन करते हैं। और नुकसान को डिज़ाइन करने के बाद फिर वो समझते हैं कि अब ये पूरी दुनिया हमारी गुलाम हो जाएगी। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि एलन मस्क ने बाकायदा जो चिप बनाई है वो दिमागों में फिट करना शुरू हो चुकी है। लोग, यानी कि जो कंपनी ऑपरेटर्स भी हैं और जो आम मानव भी हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनको दिमाग में एक चिप जाएगी। बाकी की मशीनों को हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा, सिर्फ वो सोचेगा, न्यूरोमैग्नेटिक सिग्नल्स स्प्रेड होंगे और कंट्रोल सिस्टम आप अपने दिमाग से सोचकर ही खाली चला रहे होंगे। आखिर इस दुनिया का होने क्या जा रहा है? ये शैतानों की सोच है जो एक दज्जाली फितने के लिए तैयार की जा रही है। आप ये कहेंगे कि मैं दज्जाली फितना क्यों ले आता हूँ, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ? नहीं, पहले आप कार्टून में उन्होंने दज्जाल कब, कहाँ और कैसे आ रहा है इसकी भी प्रेडिक्शन की है बाकायदा, जिसमें सऊदी अरब का अगला भविष्य जुड़ा हुआ है। सऊदी अरब में क्या ऐसा होगा, क्या गाज़ा में डांस बार खुलने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आप देखें ज़रा। नहीं रोकें, 1 मिनट रोकें आप, क्योंकि मेरे ख्याल से ये प्रोग्राम जो है काफ़ी लंबा हो गया है। ये सारी चीज़ें कि अब दज्जाल कैसे आने आ चुका है और कैसे इमाम मेहदी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट कहाँ होने वाला है, ये पूरा का पूरा खाका खींचा है। और किस तरीके से ये दुनिया को आगे तबाही की तरफ लेके जाने वाले हैं, इनका प्लान क्या है, अगले एपिसोड का आप इंतज़ार करें, मैं ज़रूर बताऊँगा। और अगर आपको तुरंत अभी देखना चाहते हैं तो फिर ये एपिसोड आप OTT लिव जाकर जो है डाउनलोड करें। OTT लिव प्लस डाउनलोड करने के बाद ये एपिसोड उस पर मौजूद है, ये अभी देख सकते हैं, वरना फिर आप YouTube पे डालने का इंतज़ार करें। मुझे फ़िलहाल इजाज़त दें। और बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है वो कहानी जिसे सिम्पसन कार्टून और तमाम यहूदी जगत ये कह रहा है कि सिम्पसन कार्टून की ये एक महान कहानी है। तो महान कहानी अगले एपिसोड में।